हेलो स्टूडेंट्स, आज के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स 2 में आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप मॉडर्न बन जाएंगे। मतलब ये है कि आपको कई ऐसी बातों की नॉलेज हो जाएगी जिससे आप डेली बेसिस पर यूज कर पाएंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है आप स्मार्ट हो जाएंगे, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। छोटे मोटे काम जो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं उसे करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ये सब अच्छे से पढ़कर कहीं अप्लाई करते हैं तो आप मॉडर्न बन जाते हैं। इसमें पहला टॉपिक है लेजर। लेजर क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। प्रकाश का प्रवर्धन करना किसके द्वारा? स्टिमुलेटेड एमिशन, उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा ऑफ रेडिएशन, विकिरण के रूप में। विकिरण के रूप में जब हम प्रकाश का प्रवर्धन उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा कर लेते हैं तब ही हम उसे क्या कह देते हैं? लेजर। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था एलईडी, लेड के बारे में पढ़ा था, उसमें आपको बताया था कि प्रकाश का उत्सर्जन कैसे होता है। जब हम प्रकाश को उत्सर्जित कर पाएंगे, जब लाइट को इमिट कर पाएंगे, तभी हम उसका एम्प्लीफिकेशन कर पाएंगे, उसका प्रवर्धन कर पाएंगे। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि प्रकाश का उत्सर्जन कैसे करते हैं। टॉपिक है एमिशन ऑफ लाइट, प्रकाश का उत्सर्जन। जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास दो स्टेट्स होती हैं, दो लेवल्स होते हैं एनर्जी के। आपको बताया जो ऊपर वाला लेवल है उसको कहते हैं हाई एनर्जी लेवल, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जो नीचे वाला है उसको कहते हैं ग्राउंड या लो एनर्जी लेवल। इसकी एनर्जी ऊपर वाले के कंपैरिजन में कैसी होती है? कम होती है। जैसे कि लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है? हमारा वैलेंसी बैंड, संयोजी बैंड। और हाई एनर्जी लेवल कौन सा है? कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। आपको पहले भी बताया गया कि इनिशियली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? लोअर एनर्जी लेवल में होते हैं। फिर आप इन्हें हीट देते हैं या आप इन्हें टेम्परेचर देते हैं, आप इन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, जिससे ये जो गैप है, एनर्जी गैप, इसको क्रॉस कर पाए, इतनी एनर्जी देते हैं आप, तब ये क्या करते हैं? ये एक्साइटेड हो जाते हैं। कोई एटम या इलेक्ट्रॉन जो भी है वो इनिशियली किस में रहता है? लो एनर्जी लेवल में रहता है। एनर्जी, हीट या टेम्परेचर पाकर ये कैसा हो जाता है? एक्साइटेड हो जाता है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड से बंधे रहते हैं, सहसंयोजी बंध को तोड़ देता है और कहाँ आ जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाता है। अब ये कहाँ है? यहाँ है। और जब तक ये एक्साइटेड रहेगा तब तक ही ये उच्च ऊर्जा स्तर में रहेगा। हाई एनर्जी में कब तक रह पाएगा? जब तक ये एक्साइटेड रहेगा। और आपको बताया गया था कि एक्साइटेड होने तक का जो टाइम है वो है 10⁻⁻8 सेकेंड। मतलब ये इलेक्ट्रॉन या एटम इस हाई एनर्जी लेवल में, उच्च ऊर्जा स्तर में 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहेगा। जब ये टाइम ओवर हो जाएगा तो यही इलेक्ट्रॉन वापस अपनी कक्षा में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, जहां से ये गया था। जब इसका एक्साइटमेंट ओवर हो जाएगा तो ये वापस अपनी लो एनर्जी लेवल में आ जाएगा, अपनी कक्षा में आ जाएगा। लेकिन आपने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देकर ऊपर भेजा था और उतनी एनर्जी की जरूरत इसको इस लेवल में रहने के लिए नहीं पड़ती है, क्योंकि ये लो एनर्जी लेवल है, निम्न ऊर्जा स्तर है। तो जो आपने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दी होती है, वापस आते समय उस एनर्जी को वो इमिट कर देता है, उत्सर्जित कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जो कि प्रकाश के कण होते हैं। ये क्या करता है? जो प्रकाश, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने दी है उससे प्रकाश का उत्सर्जन कर देता है, उस एनर्जी को इमिट कर देता है, लाइट को इमिट कर देता है, हीट को इमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन के रूप में। और उसकी जो फोटोन की एनर्जी होती है वो कितनी होती है? h-nu। जो कण उत्सर्जित होते हैं प्रकाश के, उसकी ऊर्जा कितनी होती है? h-nu। आपको लास्ट टाइम में भी बताया था। h का मतलब है प्लैंक नियतांक, प्लैंक्स कांस्टेंट, और nu का मतलब है
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की आवृत्ति। और ये ऊर्जा होती किसके बराबर है? अगर ये E1 है और ये E2 है तो ये जो एनर्जी होती है वो होती है डिफरेंस दोनों का, E1 माइनस E2 का, और किसके बराबर होती है? h न्यू के बराबर। जब कोई इलेक्ट्रॉन या एटम एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है तो वहां वो 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकता है। उसके बाद वो वापस आता है और जो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दी होती है, जो टेम्परेचर दिया होता है, जो हीट दी होती है, उसको वो उत्सर्जित कर देता है प्रकाश के रूप में, फोटोन के रूप में। उसी को क्या हम कह देते हैं? विकिरण कह देते हैं। जब कहीं से प्रकाश उत्सर्जित होता है, लाइट इमिट होती है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? रेडिएशन कह देते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश या जो प्रकाश के कण उत्सर्जित होते हैं उनकी एनर्जी उतनी ही होती है जितनी एनर्जी आपने इनको देकर ऊपर हाई एनर्जी लेवल में भेजा था, जो कि इन दोनों का डिफरेंस होती है और जो बराबर होती है h न्यू के। जो प्रकाश या फोटोन उत्सर्जित होते हैं उनकी एनर्जी होती है h न्यू, और उनकी वेवलेंथ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। न्यू बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की जो आवृत्ति है वो न्यू से रिप्रेजेंट की जाती है, वो बराबर होती है c/λ। c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। और इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो होती है, आपने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा होगा, वो होती है डेल्टा E इज hc/λ। तो अगर हम लैम्डा निकालते हैं यहाँ से तो ये होती है hc/E फॉर चार्ज और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है इसीलिए हमें इसको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ से भी लैम्डा जो तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ, वो कितनी हो जाती है? hc/E इंटू डेल्टा E। हम सभी की वैल्यूज रख देते हैं। प्लैंक नियतांक h, प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको पहले बताई गई है। आपको c की वैल्यू भी बताई गई, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल की, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो भी आप जानते हैं। ये सभी वैल्यूज रखकर आप क्या निकाल लेते हैं? लैम्डा निकाल लेते हैं, जो होता है 12375 डेल्टा E। डेल्टा E का मतलब क्या है? ये, और ये किस में हम मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम में। ये जो फॉर्मूला है इसके लिए, इसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एंगस्ट्रॉम। आप चाहें तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपका रिजल्ट आ जाता है तब। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं? प्रकाश का उत्सर्जन कर देते हैं। जब कोई एक्साइटेड एटम जो कि यहाँ रहता है वो कहाँ आ जाता है? लोअर एनर्जी लेवल में, फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल। तो ये क्या करता है? ये लाइट को इमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। प्रकाश के कणों को ही हम क्या कह देते हैं? फोटोन। और ये जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है इसी को हम क्या कह देते हैं? रेडिएशन, विकिरण कह देते हैं। और जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 12375 डेल्टा E एंगस्ट्रॉम। और ये एनर्जी कितनी होती है? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। इस तरह से हम प्रकाश का उत्सर्जन कर पाते हैं, जैसे कि आपको लेड में भी बताया गया था और यहाँ दोबारा भी बताया गया है। तो आप इस तरह से फोटोन की एनर्जी को भी निकाल सकते हैं या वेवलेंथ को भी, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिशन, संचरण। जब कोई कण, इलेक्ट्रॉन या एटम उच्च ऊर्जा स्तर से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है तो उसका ये जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, ये जो स्थान परिवर्तन होता है इसको ही हम क्या कह देते हैं? ट्रांजिशन, संचरण। जब कोई एटम या इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल में आ जाता है तो उसका ये जो ट्रांसफर है उसको ही हम क्या कह देते हैं? ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्या है? स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन। जो कि अभी हमने उत्सर्जन किया था एमिशन ऑफ लाइट में, वो था स्वतः उत्सर्जन। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन या एटम निम्न ऊर्जा स्तर से हाई एनर्जी लेकर टेम्परेचर के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में ऊर्जा लेकर कहाँ पहुंच जाता है? हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। वहां कितनी देर तक रहता है? 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहता है, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया गया है। उसके बाद वो कहाँ आ जाता है? वापस अपनी अवस्था में लो एनर्जी लेवल में आ जाता है और वापस आते हुए जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको उत्सर्जित कर देता है।
प्रकाश के रूप में, फोटोन के रूप में। तो वो जो एक फोटोन उत्सर्जित होता है जिसकी आवृत्ति कितनी होती है c/λ, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया, और जिसकी एनर्जी कितनी होती है h न्यू के बराबर। तो उस फोटोन को ही जो स्वतः उत्सर्जित होता है, उसी फोटोन को हम क्या कह देते हैं, उसी प्रकाश के उत्सर्जन को या फोटोन के उत्सर्जन को हम क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन। जब एक फोटोन उत्सर्जित होता है एक इलेक्ट्रॉन या एटम के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर तक आने में, तब हम उसको क्या कह देते हैं, स्वतः उत्सर्जन। और नेक्स्ट क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में भी क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन, और ये है उद्दीप्त उत्सर्जन। जब एक फोटोन उत्सर्जित होता है तब हम उसको क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन। और वही फोटोन जो उत्सर्जित हुआ है, वही फोटोन जब उच्च ऊर्जा स्तर के किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या एटम से टकराता है तो वो भी निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन या एटम है जो उच्च ऊर्जा स्तर में है, अगर ये फोटोन जो स्वतः उत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित हुआ है उससे टकरा जाता है, तो वो एटम या इलेक्ट्रॉन भी हाई एनर्जी लेवल से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर लो एनर्जी लेवल में आ जाता है, और उसके एक नीचे आने से वो भी एक्स्ट्रा एनर्जी को इमिट करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, एक और फोटोन को उत्सर्जित करता है, और जो पहले वाला फोटोन था जो उससे टकराया है और जो दूसरा फोटोन उत्सर्जित हुआ है, दोनों की ऊर्जा कैसी होती है, दोनों की एनर्जी कैसी होती है, सेम रहती है, बराबर रहती है। तो अब हमारे पास दो फोटोन हो जाते हैं ऑफ सेम एनर्जी। तो ये जो दूसरा फोटोन और उत्सर्जित हो जाता है दो एटम के नीचे आने से, अब हमारे पास दो फोटोन हो गए हैं, और वो भी सेम एनर्जी के, क्योंकि एनर्जी गैप अगर इक्वल है तो आप बराबर एनर्जी देकर ही ऊपर भेजेंगे। तो जब नीचे आने पर वो एटम एक्स्ट्रा एनर्जी को इमिट कर देंगे और फोटोन को उत्सर्जित करेंगे, तो सभी फोटोन्स की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो कैसी होगी, बिल्कुल एक समान होगी। तो अब हमारे पास जब दो फोटोन्स हो जाते हैं समान ऊर्जा के, तो उसी उत्सर्जन को हम क्या कह देते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन, उद्दीप्त उत्सर्जन कह देते हैं। जब एक फोटोन किसी उच्च ऊर्जा स्तर के एटम से टकरा जाता है तो वो एटम भी कहाँ आ जाता है, लो एनर्जी लेवल में आ जाता है, और आते समय एक और फोटोन को उत्सर्जित कर देता है। दोनों फोटोन की ऊर्जा कैसी होती है, समान होती है। ये जो उत्सर्जन होता है दो फोटोन्स का, इसी को हम क्या कह देते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन, उद्दीप्त उत्सर्जन। नेक्स्ट टॉपिक है पंपिंग, और पंपिंग का मतलब होता है कि जब हम लगातार ऊर्जा देते हैं लो एनर्जी लेवल एटम्स को या इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे वो एक्साइटेड होकर कोवेलेंट बॉन्ड तोड़कर कहाँ पहुंच जाती है, हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच पाती है, उस प्रोसेस को ही हम क्या कह देते हैं, पंपिंग। पंपिंग क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम कंटिन्यूअस सप्लाई करते हैं एनर्जी को, किसे देते हैं, ऊर्जा को, जो लो एनर्जी लेवल के एटम या इलेक्ट्रॉन है, जिससे उनको एनर्जी मिलती रहे, टेम्परेचर मिलता रहे, हीट मिलती रहे, जिससे वो एक्साइटेड होकर कोवेलेंट बॉन्ड तोड़कर कहाँ पहुंचते रहे, हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचते रहे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, पंपिंग कह देते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इन्वर्जन, और पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, जब हम लगातार पंपिंग करते हैं, लगातार एनर्जी देते हैं लो एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन या एटम को, तो बार बार जो इलेक्ट्रॉन या एटम है लो एनर्जी लेवल के, वो कहाँ पहुंचते रहते हैं, हाई एनर्जी लेवल में पहुंचते रहते हैं, जिससे हाई एनर्जी लेवल में उनकी संख्या, जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो हाई एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करना, बार बार पंपिंग करना, बार बार एनर्जी देना लो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन या एटम्स को, जिससे वो कहाँ पहुंचते रहे, हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचते रहे। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिनन को हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन,
जनसंख्या उत्क्रम कह देते हैं। जनसंख्या उत्क्रम का मतलब है कि उच्च ऊर्जा स्तर हाई एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स की संख्या में वृद्धि करना, उनकी संख्या इंक्रीज करना, जिससे ये जो फोटोन उत्सर्जन का प्रोसेस है ये रुके नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में फोटॉन्स रहें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन और एटम उच्च ऊर्जा स्तर में जाते रहेंगे तो वो नीचे भी आते रहेंगे 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद, जब उनका एक्साइटमेंट ओवर हो जाएगा और नीचे आने पर वो एक फोटोन को उत्सर्जित करेंगे ही। इसलिए जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या एटम लो एनर्जी लेवल में आएंगे हाई एनर्जी लेवल से, तो हमारे पास बहुत सारे फोटॉन्स हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या करना होता है, हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन करना होता है। हमने उच्च ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन या एटम्स हैं उनकी संख्या में वृद्धि करते रहनी होती है, हमें लगातार पंपिंग करते रहनी होती है, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हो जाए। इसी को हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। नेक्स्ट है मेटास्टेबल स्टेट। आपको दो स्टेट्स के बारे में बताया गया था, एक है लो एनर्जी स्टेट और दूसरी है हाई एनर्जी स्टेट। लो एनर्जी स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स हैं उनके पास कम ऊर्जा होती है, फिर आप एक्स्ट्रा एनर्जी देकर उनको कहाँ भेजते हैं, हाई एनर्जी लेवल में भेज देते हैं। और हाई एनर्जी स्टेट में उनके रहने का जो टाइम है वो है 10⁻⁻8 सेकेंड। वो वहां सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रुक सकते हैं, जब तक वो एक्साइटेड रहते हैं। उसी से थोड़ा नीचे एक और स्टेट होती है, या आप ऐसा कह सकते हैं एक ऐसी स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन या एटम रह सकते हैं 10⁵ टाइम्स लार्जर देन हाई एनर्जी स्टेट। जो उच्च ऊर्जा स्तर है उससे 10⁵ गुना ज्यादा देर तक रह सकते हैं, जिस स्टेट में जो हाई एनर्जी स्टेट से थोड़ी ही नीचे रहती है उसे कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स 10⁻⁻8 सेकेंड तक रह सकते हैं, तो अगर उसका 10⁵ गुना ज्यादा हम लेते हैं तो वो हो जाता है 10⁻³ सेकेंड। कितना हो जाता है, 10⁻³ सेकेंड। तो एक ऐसी स्टेट जो हाई एनर्जी स्टेट से थोड़ी ही नीचे होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स 10⁻³ सेकेंड तक रह सकते हैं, उसी स्टेट को हम क्या कह देते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। उच्च ऊर्जा स्तर में कितनी देर तक रह सकते हैं, 10⁻⁸ सेकेंड तक, और मेटास्टेबल स्टेट में कितनी देर तक रह सकते हैं, 10⁻³ सेकेंड तक। तो एक ऐसी स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन या एटम उच्च ऊर्जा स्तर के कंपैरिजन में 10⁵ गुना ज्यादा देर तक रह सकते हैं, उसी को हम कह देते हैं मेटास्टेबल स्टेट, जो उच्च ऊर्जा स्तर से थोड़ी ही नीचे रहती है। नेक्स्ट है एम्प्लीफिकेशन, प्रवर्धन। और प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जो प्रोसेस है, हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक है लो एनर्जी स्टेट जिसकी एनर्जी को हमने E1 से रिप्रेजेंट किया है, और दूसरी है मेटास्टेबल स्टेट जिसकी एनर्जी को हमने EM से रिप्रेजेंट किया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही मेटास्टेबल स्टेट के बारे में बताया था। तो इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, लो एनर्जी स्टेट में होते हैं। हमने जो सबसे पहला काम करना होता है वो क्या करना होता है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को या एटम को कहाँ भेजना होता है, उच्च ऊर्जा स्तर में भेजना होता है। अब ये कहाँ आ गया है, यहाँ से यहाँ आ गया है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जैसे कि आपको बताया है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के भेजने के लिए जो हम लगातार एनर्जी देते रहते हैं, एनर्जी को सप्लाई करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, पंपिंग। सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, पंपिंग करनी होती है। हमें लो एनर्जी स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन या एटम है इनको एनर्जी देनी होती है, जिससे ये कहाँ पहुंच जाए, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़कर एक्साइटेड होकर उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाए। और हमें लगातार पंपिंग करते रहनी होती है, जिससे बार बार इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, उच्च ऊर्जा स्तर में।
और जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं तब हम इसको क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। मतलब हमें लगातार उच्च ऊर्जा स्तर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स हैं उनकी संख्या में वृद्धि करनी होती है। अब ये कौन सी स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट। इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक रुकेंगे, 10⁻³ सेकेंड तक। इससे भी उच्च ऊर्जा स्तर जो होता है उसमें कितनी देर तक रुकते हैं, 10⁻⁸ सेकेंड तक। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब तक रुकेगा जब तक ये एक्साइटेड रहेगा। ये कितनी देर तक एक्साइटेड रहेगा, 10⁻³ सेकेंड तक। उसके बाद ये कहाँ आ जाएगा, नीचे वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा। अब ये कहाँ आ गया है, निम्न ऊर्जा स्तर में ही आ गया है। आपने एनर्जी देकर इसको ऊपर भेजा था, तो जितनी एनर्जी देकर ऊपर भेजा था उतनी ही एनर्जी को ये उत्सर्जित कर देगा। एक फोटोन को उत्सर्जित कर देगा, प्रकाश को उत्सर्जित कर देगा, जिसकी एनर्जी कितनी होगी, hν। और जब एक फोटोन उत्सर्जित होता है तब हम उसको क्या कह देते हैं, स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एमिशन कह देते हैं उसको। और ये फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के नीचे आने के कारण एक फोटोन उत्सर्जित होता है। जब ये फोटोन, क्योंकि हम तो लगातार पंपिंग कर रहे हैं, हम लगातार उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन्स में वृद्धि कर रहे हैं, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंचते रहते हैं, संख्या में वृद्धि होती रहती है। जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से या उच्च ऊर्जा स्तर के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो टक्कर पर ये भी नीचे आ जाता है। कहाँ आ जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। अब ये यहाँ है और जब ये नीचे आ जाता है तो ये एक और फोटोन को उत्सर्जित करता है जिसकी एनर्जी सेम रहती है। अब हमारे पास कितने फोटोन हो गए, 2 फोटोन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए तो 2 फोटोन उत्सर्जित हो गए और दोनों की एनर्जी कैसी है, बिल्कुल सेम है, बराबर है। तो ये जब हमारे पास 2 फोटोन हो जाते हैं तब हम इसको क्या कह देते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। इसको हम कह देते हैं उद्दीप्त उत्सर्जन। और उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा ही हम प्रवर्धन कर पाते हैं। जब तक पंपिंग नहीं करेंगे तब तक स्वतः उत्सर्जन नहीं कर पाएंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं होगा। और जब तक स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं होगा तब तक उद्दीप्त उत्सर्जन नहीं कर पाएंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा। और जब ये 2 फोटोन फिर से किसी इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो फिर इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये मल्टीपल हो जाते हैं कंसीडरेबल टाइम में। और ये कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। ऐसे और किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर के किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, फिर वो भी नीचे आ जाएगा और वो भी सेम एनर्जी का, सबकी ऊर्जा कैसी है, सेम है, और फोटोन को उत्सर्जित करेगा। इस तरह से टकराते हुए धीरे धीरे जो फोटॉन्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है और एक निश्चित समय के बाद हमें बहुत सारे फोटॉन्स मिल जाते हैं। एक बीम मिल जाता है फोटोन का, एक इंटेंस बीम मिल जाता है लाइट का, और उसी को हम क्या कह देते हैं, इन सबकी जो ऊर्जा है वो कैसी होती है, समान होती है। और जब हमें बहुत सारे फोटॉन्स मिल जाते हैं तब हम उसको क्या कह देते हैं, एम्प्लीफिकेशन कह देते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं, एम्प्लीफिकेशन। हम अब प्रकाश का प्रवर्धन कर लेते हैं। धीरे धीरे फोटॉन्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें बहुत ज्यादा मात्रा में फोटॉन्स मिल जाते हैं। सबकी एनर्जी सेम रहती है और एनर्जी कितनी रहती है, hν। ये किसके बराबर होती है, ये जो 2 स्टेट्स ली हैं हमने उनके डिफरेंस के बराबर। जो मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी है और जो लो एनर्जी स्टेट की एनर्जी है, दोनों के डिफरेंस की जो ऊर्जा होती है उतनी ही हर फोटॉन की होती है और बिल्कुल बराबर होती है। तो जब बहुत ज्यादा फोटॉन्स मिल जाते हैं, हमें एक इंटेंस बीम मिल जाता है लाइट का, इसको ही हम क्या कह देते हैं, रेडिएशन। जब हमें बहुत सारे फोटॉन मिल जाते हैं तो हम इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, एम्प्लीफिकेशन, प्रवर्धन कहते हैं। और जो फोटॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी ऊर्जा होती है 10⁻⁷, उनकी तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, इतने ज्यादा इंटेंस होते हैं, उनकी इंटेंसिटी होती है
10⁻29 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये जो फोटोन होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं, सेम वेवलेंथ के होते हैं, तरंग दैर्घ्य के होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के होते हैं, इनकी आवृत्ति समान रहती है, सेम फेज के रहते हैं, इनकी कला समान होती है। कला के बारे में बताया कि ये एक ही डायरेक्शन में एक ही स्थिति में पहुंचते हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, समान कला में है या सेम फेज में है। तो ये जो फोटोन उत्सर्जित हो जाते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल फोटॉन्स होते हैं, जब एक बीम आ जाता है हमारे पास फोटोन का, जब एक इंटेंस बीम आ जाता है लाइट का, तब उसको ही हम क्या कह देते हैं, एम्प्लीफिकेशन, प्रवर्धन कह देते हैं। तो लेजर के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में भेजते हैं। हम लगातार पंपिंग करते हैं, हम फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन कर लेते हैं। लगातार पंपिंग होने की वजह से जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है इलेक्ट्रॉन्स की या एटम्स की। उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, स्वतः उत्सर्जन होता है। एक इलेक्ट्रॉन जब जो टाइम है उसका कंसीडरेबल टाइम, अगर वो उच्च ऊर्जा स्तर में है तो 10⁻⁸ सेकेंड के बाद, अगर वो मेटास्टेबल स्टेट में है तो 10⁻³ सेकेंड के बाद वो नीचे अपनी अवस्था में आता है और एक्स्ट्रा एनर्जी को फोटोन के रूप में, प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है, जिसकी ऊर्जा होती है hν। एक फोटोन उत्सर्जित होता है एक इलेक्ट्रॉन के नीचे आने के कारण, तो इसको ही हम क्या कह देते हैं, स्वतः उत्सर्जन कहते हैं। जब ये फोटोन किसी उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन से या एटम से टकराता है तो वो भी नीचे आ जाता है और एक और फोटोन उत्सर्जित कर देता है समान ऊर्जा का, तो इसको हम क्या कह देते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। इसको हम कह देते हैं उद्दीप्त उत्सर्जन। और जब उद्दीप्त उत्सर्जन हो जाता है तो लगातार इलेक्ट्रॉन नीचे आते रहते हैं और सेम एनर्जी के, सेम फ्रीक्वेंसी के, सेम फेज के, सेम इंटेंसिटी के, सेम डायरेक्शन में फोटोन को उत्सर्जित करते रहते हैं। और जब थोड़ी देर बाद हमारे पास बहुत सारे फोटॉन्स हो जाते हैं सेम एनर्जी के, तब हम उनको क्या कह देते हैं, एम्प्लीफिकेशन कह देते हैं, प्रवर्धन कह देते हैं। और उनकी इंटेंसिटी कितनी होती है, 10⁻29 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बहुत तीव्र होते हैं ये और एनर्जी दोनों के डिफरेंस के बराबर होती है। और जब हम एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं लाइट का, जब हमारे पास बहुत सारे फोटॉन्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन हो जाता है, तब हम उसको क्या कह देते हैं, रेडिएशन, विकिरण के रूप में। हम जब प्रकाश का उत्सर्जन कर लेते हैं, उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन कर लेते हैं, तब हम उसको कह देते हैं लेजर। इसमें हमें एक विजिबल लाइट दिखाई देती है, एक दृश्य प्रकाश मिलता है, एक ऐसा दृश्य प्रकाश मिलता है जिसके सभी कण एक ही दिशा में, एक ही स्थिति में, एक ही ऊर्जा से और समान तीव्रता से गति करते हैं। ऐसे प्रकाश को जो हमें दिखाई देता है, विजिबल लाइट होती है, हम क्या कह देते हैं, लेजर। क्या कह देते हैं इसको, लेजर। लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण के रूप में उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का, एक वर्णीय प्रकाश का प्रवर्धन करना, एक दृश्य प्रकाश का एम्प्लीफिकेशन करना। टाइप्स ऑफ लेजर, और लेजर के जो प्रकार होते हैं उसमें पहला है रूबी लेजर। और रूबी एक स्टोन होता है, आपने देखा होगा, एक क्रिस्टल होता है जो रेड कलर का होता है। जो स्टोन्स आते हैं जिन्हें हम पहनते हैं उसमें आपने रूबी देखा होगा, जिसको हम कह देते हैं माणिक, और वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। और उसको हम कैसे बनाते हैं, हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हम क्या कर देते हैं, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है 99.95% एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या मिला देते हैं, 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड मिला देते हैं, और इन दोनों के मिक्सचर से क्या बन जाता है, रूबी क्रिस्टल बन जाता है रेड कलर का। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। 99.95% एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जब हम 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड बना देते हैं, तब हमारा बन जाता है रूबी क्रिस्टल। और इसमें हम क्या करते हैं, रूबी क्रिस्टल की एक रॉड बना लेते
लेते हैं। ये रॉड है रूबी क्रिस्टल की, 5 सेंटीमीटर लंबी है ये और 1 सेंटीमीटर चौड़ी है। इस जो रॉड है इसका डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। और इसको हम एक किस में रख लेते हैं, एक फ्लास्क में रख लेते हैं, एक कांच के जार में रख लेते हैं। ये दिखाया जा रहा है यहाँ से। एक साइड से हम कूलेंट इन करते हैं, शीतलन देते हैं और दूसरे से कूलेंट आउट करते हैं और इस रॉड को हम पॉलिश कर देते हैं। एक सिरे को पूरी तरह पॉलिश कर देते हैं और दूसरे सिरे को आधी पॉलिश कर देते हैं और इसमें हम एक फ्लैश ट्यूब लपेट देते हैं। एक फ्लैश ट्यूब, एक ऐसी ट्यूब जिसमें हम ज़ीनोन गैस भर देते हैं। कौन सी गैस भर देते हैं, ज़ीनोन गैस। और इसके एक से दोनों सिरों को मिलाकर हम इसमें एक बैटरी लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड से इसके दोनों सिरों को जोड़ देते हैं, एक को पॉजिटिव से और दूसरे को नेगेटिव से। और इसमें क्या भर दिया जाता है, ज़ीनोन गैस। अब क्या होता है, जब हम इसको इलेक्ट्रोड से या बैटरी से जोड़ देते हैं, जो ज़ीनोन गैस है उससे भरी ट्यूब को, फ्लैश ट्यूब को जब हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, इसका मतलब है हम उसको एनर्जी देते हैं। बैटरी द्वारा हम क्या कर देते हैं, उसको ऊर्जा देते हैं। और ये जो फ्लैश ट्यूब है वो किस पे लपेटी गई है, रूबी क्रिस्टल की रॉड पर लपेटी गई है। तो फ्लैश ट्यूब में जो ज़ीनोन गैस भरी होती है, सबसे पहले उसको एनर्जी मिलती है और वो हीट पास करती है रूबी क्रिस्टल की रॉड को, जिससे जो क्रोमियम आयन है, क्योंकि हमने इसमें क्रोमियम ऑक्साइड मिलाया है, तो हीट पाकर जो क्रोमियम आयन है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। इनिशियली वो कहाँ पर होते हैं, लो एनर्जी स्टेट में होते हैं और एक्साइटेड होकर जब हम इनको बैटरी से जोड़ते हैं तब एक्साइटेड होकर ये कहाँ आ जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं क्रोमियम आयन। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, पंपिंग कहते हैं। एनर्जी देने की जो प्रोसेस होती है, हमने बैटरी से एनर्जी दी है, पहले फ्लैश ट्यूब को एनर्जी दी है, ज़ीनोन गैस को एनर्जी दी है और ज़ीनोन गैस जो फ्लैश ट्यूब है वो लपेटी गई है रूबी क्रिस्टल की रॉड पर। तो ज़ीनोन गैस की फ्लैश ट्यूब से एनर्जी मिलती है रॉड को, रूबी क्रिस्टल की रॉड को। और जब रूबी क्रिस्टल की रॉड को एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसके जो क्रोमियम आयन होते हैं, जो इनिशियली लो एनर्जी स्टेट में होते हैं, वो कहाँ पहुंच जाते हैं, एक्साइटेड होकर हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं। ये जो रूबी लेसर है इसमें कुल 3 एनर्जी स्टेट्स होती हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में कितनी देर तक रहेगा, 10⁻⁻⁸ सेकेंड तक रहेगा। फिर ये कहाँ आ जाएगा, इससे निचले स्तर में आ जाएगा जो कि है मेटास्टेबल स्टेट और यहाँ कितनी देर तक रहेगा, 10⁻³ सेकेंड तक। और उसके बाद ये कहाँ आ जाता है, लोअर एनर्जी लेवल में वापस आ जाता है। जैसे इसका एक्साइटमेंट ओवर होता है और एक फोटोन उत्सर्जित हो जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन नीचे आता है और उसकी ऊर्जा होती है hν। और जब एक फोटोन उत्सर्जित होता है तब हम इसको कहते हैं, क्या कह देते हैं इसको, स्वतः उत्सर्जन। ये होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है ये, जब एक फोटोन उत्सर्जित होता है एक इलेक्ट्रॉन के या एटम के नीचे आने पर। हम लगातार पंपिंग करते रहते हैं जिससे जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसमें लगातार इलेक्ट्रॉन की या एटम की संख्या में वृद्धि होती रहे, पॉपुलेशन इन्वर्जन होता रहे और जिससे फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाए, मेटास्टेबल स्टेट में आ जाए और जिससे जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराए तो ये फिर से नीचे आ जाए और एक और एनर्जी का, सेम एनर्जी का फोटोन उत्सर्जित करे। अब हमारे पास 2 फोटोन हो गए हैं सेम ऊर्जा के, तब हम इसको क्या कह देंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये हो गया है हमारा उद्दीप्त उत्सर्जन। क्या हो गया है, ये उद्दीप्त उत्सर्जन हो गया है। फिर ये आगे ऐसे ही टकराते जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन नीचे आते जाएंगे और समान ऊर्जा के फोटोन को उत्सर्जित करते जाएंगे। तब थोड़ी देर बाद हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में फोटोन मिल जाएंगे। इनको ही हम क्या कह देंगे, ये जो फोटोन जब बहुत अधिक मात्रा में आ जाते हैं हमारे पास, तब ये हो जाता है हमारा एम्प्लीफिकेशन। हम प्रवर्धन कर लेते हैं प्रकाश का।
और ये किस कलर का है? रूबी का है, रेड कलर का है। हमें रेड कलर के बहुत सारे फोटॉन्स मिल जाते हैं जिनकी सबकी ऊर्जा एक समान होती है, जो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, जो समान कला में होते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, एक वर्णीय प्रकाश होता है जो हमें दिखाई भी देता है। आपने ऐसे देखा होगा, लेजर गन आती है, लेजर रॉड आती है, लेजर टॉर्च आती हैं जिनकी लाइट दूर तक चली जाती है। रेड कलर की जो लाइट होती है उसको ही हम क्या कह देते हैं? रूबी लेजर। थोड़ी देर बाद हमारे पास जब बहुत सारे फोटोन आ जाते हैं, जब हम फोटोन का एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं, प्रवर्धन कर लेते हैं, तब हम क्या बना लेते हैं? रूबी लेजर। हमारे पास ऐसे फोटॉन्स होते हैं जो दृश्य प्रकाश होता है, लेजर भी मिल जाता है हमें, जो रेड कलर का होता है उसको ही हम क्या कह देते हैं? रूबी लेजर। तो इसमें 3 स्टेट्स होती है और सेम प्रोसीजर जो अब तक आपको पॉइंट्स बताए होते हैं वही होता है। पहले पंपिंग होती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, एक फोटोन उत्सर्जित होने पर स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन होता है। ये जब दूसरे से टकराता है उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन से, तब वो भी नीचे आता है अपने कंसीडरेबल टाइम के अकॉर्डिंग। तब 2 फोटोन हो जाते हैं, फिर हो जाता है उदीप्त उत्सर्जन। स्टिमुलेटेड एमिशन के बाद जब बहुत सारे फोटॉन्स आ जाते हैं हमारे पास, तब वो हो जाता है प्रवर्धन। और जब हम रेड कलर की लाइट का एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं, रेड कलर के प्रकाश का एक बीम हमें मिल जाता है, इंटेंस बीम, तब हम उसको ही क्या कह देते हैं? रूबी लेजर कह देते हैं। और जैसे कि आपको बताया है, इस तरह से हम रूबी लेजर बनाते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की 99.95% में जब हम 0.05 क्रोमियम ऑक्साइड बना देते हैं, तब हमारा रूबी क्रिस्टल बनता है और उससे ही हम क्या बनाते हैं? रेड कलर की लाइट को इमिट करते हैं, जिसको हम कह देते हैं रूबी लेजर। और इसकी एनर्जी जो होती है, जो फोटॉन्स उत्सर्जित होते हैं, वो होती है मेटा स्टेबल स्टेट की एनर्जी और लो एनर्जी स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस, जैसे कि आपको पहले भी बताया है। अब हम इसकी तरंग दैर्घ्य निकालते हैं, तो जो रेड कलर का प्रकाश होता है उसकी वेवलेंथ होती है 6943 एंगस्ट्रॉम। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 6943 एंगस्ट्रॉम। और इस तरह से हम रेड कलर का प्रकाश जब उत्सर्जित कर लेते हैं रेडिएशन के रूप में, विकिरण के रूप में, तब हम उसको क्या कह देते हैं? रूबी लेजर। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ें। ये जो टॉपिक्स आपके पढ़ाए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ें ध्यान से, जिससे हम और भी आगे टाइप्स स्किप कर पाएंगे। और ये जो लेसन है वो बहुत जगह अब काम आता है टेक्नोलॉजी हाई हो जाने की वजह से। इसीलिए अगर आप इसको करना सीख जाएंगे, बनाना सीख जाएंगे, तो आप इसको अप्लाई करना भी सीख पाएंगे। इसलिए प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ें। नोट्स भेज रही हूँ मैं, उनसे पढ़ें। अगर कंफ्यूजन होता है तो और क्वेरी होने पर मुझे जरूर बताएं।